जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं इंटरमीडिएट आईए के ज्योग्राफी यानी भूगोल का 100 यानी 100 मोस्ट वीवीआई प्रश्न। यदि आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो उम्मीद है आप आईए के एग्ज़ाम में ज़रूर फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से पास कर जाएंगे। यदि आप मेरा इससे पहले वाला यानी 100 क्वेश्चन तक का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन सभी प्रश्नों को भी एक एक करके देख लें, ताकि परीक्षा में आपको किसी तरह का परेशानी ना हो और आप आसानी से 70 में से 35 क्वेश्चन हल करके आएँ। उम्मीद है इन सभी अगर आप 200 प्रश्नों को अगर देख लेते हैं तो पूरा का पूरा उम्मीद है कि 35 से नहीं, उम्मीद है कि 50-60 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे और आप आसानी से 35 क्वेश्चन सही करके एग्ज़ाम्स दे करके अच्छे तरह से आ जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो शेयर कर देना। आपका पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, कनाडा, चीन या अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। अब कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के बड़े देश को अगर याद करेंगे तो इसके लिए ट्रिक है कि रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। रू यानी रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत। यानी रूस 1 नंबर पर है, कनाडा 2 नंबर पर, चीन 3 नंबर पर सबसे बड़ा, अमेरिका 4 नंबर पर, ब्राज़ील 5वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर और भारत का स्थान अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान है? 7वां सबसे बड़ा यानी देश है। 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला दुनिया का यानी भारत है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन औद्योगिक नगर है? आपके ऑप्शंस हैं जमशेदपुर, वाराणसी, कैनबेरा या सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। जमशेदपुर क्या है? औद्योगिक नगर है। अब आपका अगला सवाल है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? यानी अगर नदी के आसपास में अगर कोई गांव बसा हुआ रहेगा तो किस प्रतिरूप में रहेगा? आयताकार में, अरीय में, वृत्ताकार में या रेखीय में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी रेखीय में रहेगा, क्योंकि नदी रेखीय यानी वक्र रेखा में जा रहा है तो रेखीय इसको माना जाएगा। आयताकार नहीं माना जाएगा, अरीय नहीं माना जाएगा, वृत्ताकार भी नहीं आता है, तो रेखीय जाता है, इसलिए रेखीय माना जाएगा इसको। अब आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं 102.8 करोड़, 318.2 करोड़, 328.7 करोड़ या 121 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 121 करोड़। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की आबादी 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़ थी। अगर अभी फिलहाल में अगर वर्तमान की बात किया है तो इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 1 अरब 41 करोड़ हो गई है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर प्रथम स्थान पूछा जाए कि यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला कौन सा देश है, तो आपका चीन है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा यानी जनसंख्या रखने वाला देश है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व अगर पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में पाया गया था। अब आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। यानी गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या पाया गया है। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 282, 382, 482 या 400। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 382। यानी भारत में अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करता है। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की कुल संख्या सन 2023 में कितनी है? यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में भी कुल राज्यों की संख्या भारत में कितनी है? 28, 30, 29 या 38? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 राज्य हैं वर्तमान में। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो कितनी है, तो 8 है। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का, बिहार का या केरल का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश का। नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम देखा गया है। अब आपका अगला प्रश्न है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित रखते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, यूरोपियन या चीनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिक। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 में, 1981 में, 1781 में या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1881 में। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है? 31%, 41%, 51% या 61%? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 31%। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती या भारतीय यूरोपीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी,
चीनी तिब्बती। अब आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1136 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 1166 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार की अगर बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। अब आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। अब आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का सबसे कम स्तर है? झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में या असम में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखती है। अब आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 10.38 करोड़, 11.41 करोड़ या 9.61 करोड़ या 8.51 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10.38 करोड़। अब आपका अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तमिलनाडु, पंजाब, केरल या हरियाणा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप का, चंडीगढ़ का, दमन और दीव का या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप का। यानी पढ़े लिखे आदमियों की अगर बात करें तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें भारत में तो लक्षद्वीप एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति निवास करते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है,
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, या झारखंड में, या बिहार में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार में। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में, बिहार में, गोवा में, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में। यानी पढ़े लिखे आदमियों की अगर बात करें, व्यक्तियों की बात करें, तो सबसे ज्यादा व्यक्ति कहां पे निवास करता है? तो केरल में निवास करता है। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे अधिक रही है? तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, या गोवा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अब आपका 125वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शंस हैं 65.4, 74.04, 76.10, या 77.18। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 74.04। यानी अगर भारत की साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे आदमियों, व्यक्तियों की बात करें या लिटरेसी रेट की बात करें, तो 74.04 आदमी यानी 100 में से पढ़ा लिखा है। साथियों, यदि आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, भोपाल, पटना, या कोलकाता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं? 3, 4, 5, या 6? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6। अब आपका अगला सवाल है, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं दूरसंचार, संचार, वक्तव्य, या परिवहन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संचार। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, या चेन्नई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। यानी भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मुंबई है साथियों। अब आपका अगला प्रश्न है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्ण। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, या बोधगया?
अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इस जगह है साथियों। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यह पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राचीन नगर है? भोपाल, गंगानगर, पटना या जमशेदपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। अब आपका अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक, खनन, पर्यटन या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक। यानी जमशेदपुर कैसा नगर है? तो औद्योगिक नगर है। अब आपका अगला प्रश्न है, भिलाई किस वर्ग का नगर है? आपके ऑप्शंस हैं औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर या परिवहन नगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक नगर। तो भिलाई कैसा नगर है? भिलाई औद्योगिक नगर है। तो अगर पूछ लिया जाए कि भिलाई यानी किस राज्य में पड़ता है, तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अब आपका अगला प्रश्न है, उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। उदयपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अब आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां या परिक्षिप्त बस्तियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धगुच्छित बस्तियां। अब आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां गंगा के मध्य और निम्न मैदानों में व्यापक रूप में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, पल्ली बस्तियां या परिक्षिप्त बस्तियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पल्ली बस्तियां। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे बड़ा नगर है, नगरीय संकुल है? कोलकाता, बृहद मुंबई, दिल्ली या चेन्नई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बृहद मुंबई। अब आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। यानी मेगालोपोलिस का मतलब यह होता है कि किसी एक कंट्री में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे बड़ा नगर की अगर शहर की बात करें, जो सबसे बड़ा होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगा, तो उसी को माना जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? अनालिका प्रदन,
वायु प्रदन, मृदा लवणता, भूमि पर सिल्ट का जमा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मृदा लवणता। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक में। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, गंगा डेल्टा या कावेरी डेल्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा डेल्टा। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अब आपका अगला सवाल है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? यानी कौन सा समय में खरीफ फसल उगाई जाती है? अक्टूबर से मार्च तक, अप्रैल से जून, सितंबर से मार्च या जून से सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर तक। अब आपका अगला प्रश्न है, रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या सभी ऋतु में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शीत ऋतु में। अब आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक पेय फसल है? गन्ना, चाय, गेहूं या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चाय। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अब आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, दाल के उत्पादन से या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न उत्पादन से। अब आपका 150वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बागानी फसल नहीं है? निम्न में से कौन एक बागानी फसल नहीं है? रबर,
चाय, कॉफी या मक्का? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मक्का। तो साथियों, यदि आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? आपके ऑप्शंस हैं निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून या उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून के वजह से भारत की कृषि की एक समस्या, ये सारी समस्या है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफी, मक्का या चुकंदर? यदि इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मक्का। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? आपके ऑप्शंस हैं कॉफी, चाय, गेहूं या कपास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कपास। अब आपका अगला प्रश्न है, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? यानी भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, नहीं क्या कारण है? आपके ऑप्शंस हैं अवमालिका अपरदन, सिल्ट जमाव, वायु अपरदन या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वायु अपरदन। अगर शुष्क क्षेत्र रहेगा तो जिसके वजह से हवा चलने से वायु का कटाव होता है और इसे ही वायु अपरदन कहा जाता है, यानी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य कौन है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असम। अब आपका अगला प्रश्न है, नीरू मीरू नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से या मध्य प्रदेश से? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से। अब आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण से। अब आपका 160वां प्रश्न है, उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नलकूप। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन या नर्मदा बेसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तापी बेसिन। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं नहर, नलकूप, तालाब या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तालाब। यानी दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब है और उत्तर भारत की अगर यदि बात किया जाए तो सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? रावी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना नदी है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लौह, मैग्नीज, लिग्नाइट या अभ्रक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट। साथियों, भूरा हीरा, लिग्नाइट अगर कहेगा कि काला हीरा, काला हीरा कौन? तो कोयला। तरल सोना कहेगा तो मिट्टी तेल। अब आपका अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? असम में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अंकलेश्वर कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। कोयले का सबसे अधिक अगर भंडार देखा जाए तो कहाँ पे है? तो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। अब आपका अगला प्रश्न है, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट,
हेमेटाइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। अब आपका अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई या मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम या पनबिजली? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के लिए। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, तमिलनाडु या झारखंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अब आपका अगला सवाल है, बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ स्थित है? यानी बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में, झारखंड में, गोवा में या उड़ीसा में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। अब आपका अगला प्रश्न है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या झारखंड में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। बालाडीला मैंगनीज क्षेत्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत या सौर ऊर्जा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। अगर ऊर्जा की गैर परंपरागत ऊर्जा की बात करें तो वह ऊर्जा जिसे क्या एक बार यानी हमेशा वो इस्तेमाल होता रहेगा मगर कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसको रीन्यूएबल भी बोला जा सकता है। ये दोबारा ये उत्पन्न हो सकता है, जैसे जल विद्युत यानी पानी से बिजली पैदा करना, सूरज से, सनलाइट से बिजली पैदा करना, यह हमेशा चलता रहेगा, इसलिए इसको यानी कहा जाएगा कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो नरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। साथियों, यदि आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अब आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ईरान, इराक, चीन या सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। तो तेल खनिज का भंडार सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो सऊदी अरब में पाया जाता है। अब
अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? आपके ऑप्शंस हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर बात किया जाए तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी ऐसा ऊर्जा स्रोत या ऐसा ईंधन जिसको एक बार इस्तेमाल करने पर और वह दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता, तो उसे क्या कहते हैं? परंपरागत। और जो दोबारा पैदा हो सकता है, लगातार हमेशा रह सकता है, दोबारा उसका उपयोग किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? वह परंपरागत ना होकर के गैर परंपरागत में चला जाएगा, वो यानी नवीकरणीय में जाएगा। और ये कौन सा आएगा? तो परंपरागत। तो आपका चला जाएगा अनवीकरणीय में, एक बार इस्तेमाल हो गया तो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता ये। अब आपका अगला प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। अब आपका अगला प्रश्न है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? आपके ऑप्शंस हैं प्लेटिनम, लोहा, एल्यूमिनियम या चांदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। अब आपका अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार या झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। तो झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है साथियों। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली या झरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली। इसके अलावा बोकारो, गिरिडीह और झरिया, ये सभी के सभी कहाँ पे है? तो झारखंड में स्थित है। अब आपका 182वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, असम, बिहार या तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। अब आपका अगला सवाल है, हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है? तांबा, निकिल, बॉक्साइट या सोना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अब आपका अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। यानी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार है।
अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। अब आपका अगला सवाल है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं है? बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व या ऊर्जा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या घनत्व। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, या उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब आपका अगला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता हावड़ा, कोलकाता रिसरा, कोलकाता मेदिनीनगर, कोलकाता केन नगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता हावड़ा। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता हावड़ा में स्थित है। अब आपका 190वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यानी चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? तो उत्तर प्रदेश। गन्ना का भी तो उत्तर प्रदेश। अब आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अब आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। तो कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो कोयम्बटूर कहलाता है तमिलनाडु का। अब आपका अगला सवाल है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है।
अब आपका अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात केंद्र है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? यदि इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पे है? सार्वजनिक क्षेत्र, सॉरी कहाँ पे है, अगर बोला है कहाँ पे है तो इसका सही जवाब होगा झारखंड में। झारखंड। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पे है? झारखंड में। और ये कैसा क्षेत्र में स्थित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है। अब आपका अगला प्रश्न है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, सोलापुर, कोयम्बटूर या अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, यानी तमिलनाडु का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो भी कोयम्बटूर। अब आपका अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, सोलापुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। अब आपका अगला प्रश्न है, स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। यदि इस प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं चीनी उद्योग, सूती उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग या चाय उद्योग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कागज उद्योग। किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? तो वन मतलब पेड़ पौधा, तो कागज उद्योग के लिए होता है। कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, जैसे बांस वगैरह से क्या बनाया जाता है? तो कागज बनाया जाता है, यानी कागज उद्योग में काम आता है। अब आपका 199वां प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 9 मंडलों में, 12 मंडलों में, 17 मंडलों में या 14 मंडलों में। यदि इस प्रश्न की बात की जाए तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 17। यानी रेल मंडलों को, रेल जोनों को कितने जोनों में बांटा गया है? तो 17 जोनों में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन, इस तरह का। तो कितने जोनों में बांटा गया है? तो 17 जोनों में बांटा गया, और यही इन 17 जगहों से ही सभी ट्रेनों को कंट्रोल किया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है,
यानी 200वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911 में, 1936 में, 1927 में या 1923 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1923 में। अगर भारत की बात करें तो रेडियो का कार्यक्रम सबसे पहले अगर प्रसारित हुआ था तो कब? तो 1923 में प्रसारित किया गया था। अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की यह प्रश्न साथियों आप लोगों के लिए है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर देने की कोशिश करें। आपका प्रश्न है कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1853 में, 1753 में, 1853 में या 1760 में। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। साथियों, यदि आपको मेरे वीडियो का प्रश्न अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और इसे बार बार देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। यदि आप इन सभी 200 प्रश्नों को देखकर तब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उम्मीद है कि आप 50 में से 50 यानी कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल ज्योग्राफी में? तो 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 70 में से आपका 35 ही जवाब देना है, 35 ही करना है आपको। तो उम्मीद है कि इन 200 प्रश्नों में से मेरा जो प्ले लिस्ट में है ज्योग्राफी का, इन 200 प्ले लिस्ट में 200 प्रश्नों में से उम्मीद है कि 60 से 70 क्वेश्चन आ जाएगा। तो 60 से 70 क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सॉल्व करना 35। तो इसका मतलब है कि आप 100